हरिओम सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का हायर एजुकेशन की क्लास में। क्या पढ़ा था लास्ट हमने? कौन सी कमेटी पढ़ी थी या कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो पढ़ा था लास्ट हमने, बताइए। हिस्ट्री दर्शन। हिस्ट्री दर्शन ये समितियां पड़ी थी कुछ। सोशल साइंस के पढ़े थे, हिस्ट्री के पढ़े थे, फिलोसफी के पढ़े थे, इंस्टीट्यूशंस कौन क्या करते हैं, कौन किसको रेगुलेट करता है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मैम। आवाज क्लियर है? जी आज मैम हम आवाज लोग आज फिर से वही करना है। अगर बीच में कहीं आवाज बंद होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई भी कॉल कर देना। जया जी के पास नंबर है और कॉल कर दीजिएगा। वैसे शायद ना देख पाऊँ कॉल भी, नेटवर्क चला जाएगा, कॉल आएगा तो पता चल जाएगा मुझे। आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। ये शब्द हमने एनवायरनमेंट की क्लास में भी देखे थे। ओरिएंटल तो नहीं देखा होगा। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तो हमने पढ़े थे। क्या थे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग क्या था? जल्दी से बताइए। परंपरागत। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, जो सदियों से पीढ़ियों से हमारे दादा परदादे लगातार उस चीज को फॉलो करते चले आ रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल कुछ ही डीका से, कुछ ही दशक से, डीका मतलब दशक से शुरू हुए हैं। जैसे 1990 से लेके अभी तक हम देख लें, इतने ही पीछे से हुए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री इनकी नहीं रही है। वो वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम कहलाते हैं। तो इसमें क्या क्या आते हैं इनको हम देख लेंगे। यही एक पिक्चर में सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। गुरुकुल में जो हम एजुकेशन लेते थे, दैट्स कॉल्ड लर्न ओरिएंटल लर्निंग। टीचर कैसी होती थी? ये टीचर सेंटर्ड होती थी। गुरु पेड़ के नीचे, वृक्षों के नीचे बैठकर पढ़ाया करते थे। शिष्य दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध तरीके से सुनते थे और उनको अपनी स्मृति में, मेमोरी में रखते थे। फिर उसके बाद में वो गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती थी। वो अपने आने वाले आगे के पीढ़ी को भी ऐसे ही नॉलेज को ट्रांसफर करते रहते थे। दूसरा होता है कन्वेंशनल लर्निंग। ये क्या होती है? जो क्लास में वर्तमान समय में दी जा रही है। इसमें कैसा होता है? टीचर लर्नर सेंटर दोनों का पार्टिसिपेंट रहता है इसमें। दोनों ही एक्टिव रहते हैं। जैसे अभी हमारी क्लास चल रही, तो कौन सा वे है हमारी क्लास का अभी? इन तीनों में से कौन सा है? कन्वेंशन आएगा ना मैम। कन्वेंशनल आएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे बार बार, ये क्या था, ये क्या था, आप आंसर करते हैं। दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोलती चली जा रही हूँ और आप सुनते चले जा रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से एक्टिविटी बराबर है, तो वो क्या है? कन्वेंशनल है। और ये क्या है? ये नॉन कन्वेंशनल में क्या हो रहा है? आजकल जो ई लर्निंग कंसेप्ट आ गया है, टेक्नोलॉजी के मीडियम से अपनी स्टडी करना। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने एक सुना होगा नाम, स्वयं प्रभा या स्वयं, सुना है किसी ने नाम? यस मैम। यस मैम। कई सेल्फ मॉक, स्टाइलिश। एक मॉक होता है, मॉक करके एक होता है। मॉक भी आपने सुना होगा नाम। एक ऐसे करके, ये जो कैसे होते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम, या मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट का रोल है इसमें। लर्नर सेंटर्ड है ये। उसको जैसे सबसे अच्छा है फ्री एजुकेशन, और आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने 32 चैनल चलाए हैं अपनी साइड से। जो डीडीएच होता है, एक फ्री चैनल होता है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, सिर्फ कनेक्शन लेने का शायद 1200 कुछ लगता है। उसमें सारे, मुझे शायद इसलिए पता है कि मेरे पास टीवी नहीं है और मैंने कभी इस तरह की चीजों को वो नहीं किया है। तो वहां पे फ्री चलते हैं 32। वो मतलब बढ़ते रहते हैं चैनल, नया कुछ आ गया तो फिर ऐड हो जाता है। अभी वर्तमान करंट उसका देख लीजिएगा कि कितने चैनल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट की साइड से, ज्ञान भारती, प्रसार भारती, ये सब चलाते हैं। जैसे रेडियो पे भी आते हैं प्रोग्राम,
जो कैसे होते हैं, एकदम फ्री होते हैं, और जब स्टूडेंट के पास टाइम होता है, जैसे आपके पास, आप दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, रात में ही आपके पास समय रहता है, तो रात में आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें अपनी क्लास डिसाइड कर सकते हैं कि मैं रात को 9 से 10 पढ़ूंगी। ऐसे ये इसलिए इसको बोला है लर्नर सेंटर। इसमें स्टूडेंट की या लर्नर की क्या है, सुविधा का ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। टेक्सुअल, प्राच्य अधिगम कार्यक्रम या ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, इसके अंतर्गत परंपरागत रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर ईस्टर्न सोसाइटी, पूर्वीय समाज से संबंधित भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। जो एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ईस्ट और वेस्ट का एक जो क्या चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, क्या था उसका नाम, बताइए जल्दी से। इसी में हायर एजुकेशन में कुछ दिन पहले ही पढ़ा है हमने। 10 लाख रुपए की राशि आई थी, फिर क्या हुआ था, 1 लाख रुपए की राशि आई थी तो क्या हुआ था? मनमानी खर्च कर लिए थे। नहीं, मनमानी तो खर्च कर लिए थे, लेकिन उसने कौन से विवाद को जन्म दिया था, वो विवाद का नाम क्या है, बताया था ना मैंने। अरे भाई, साथ साथ पीछे का भी पढ़ते चलिए। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं कुछ लोगों के, लेकिन जिनके नहीं चल रहे हैं वो तो चले साथ में। सभी के एग्जाम चल रहे हैं। मैम वो पाश्चात्य और पाश्चात्य कुछ विवाद, पाश्चात्य विवाद। पूर्व पूर्व पाश्चात्य पाश्चात्य विवाद, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट उसको बोला गया। याद रखिए चीजें, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको लगेगा पढ़ा तो था मैंने, कुछ तो था। ये वाली कंडीशन ना बने, वो बहुत ज्यादा दुखदाई होती है कि आपने पढ़ के और आंसर नहीं कर पा रहे। नहीं पढ़ा है तो फिर दुख नहीं होता है कि चलो हमको पढ़ाया ही नहीं गया, हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन अगर पढ़ी हुई चीज आपको ऐसे कंडीशन क्रिएट कर रही है कि हाँ ये था और चारों सही लग रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दुख होता है घर आके। प्राचीन विश्वविद्यालय का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। ये मतलब कौन से हैं, जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांप्रदायिक रूप से विभाजन करने की कोशिश की। किसमें, हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो संप्रदाय थे उनको, उनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोल दिए। हिंदुओं के लिए क्या खोल दिए, संस्कृत विश्वविद्यालय खोल दिए। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या खोल दिए, मदरसे खोल दिए। और ईसाई मिशनरियां प्राइमरी लेवल पर तेजी से खोल दी। तो वो क्या कर रहे थे, हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो बेसिक कल्चर है, साहित्य लिटरेचर है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए वो सब कर रहे थे। पैसा तो दे दिया, भेज दिया, लेकिन उसको कहाँ खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, विद्वान कौन भारत का माना जाएगा, ये कुछ उनने क्लियर नहीं किया और मनमाने तरीके से उस धनराशि को खर्च कर रहे थे। तो इसी से रिलेटेड है ये, परंपरागत रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसमें लेकिन क्या आएगा, वेदों का जाएगा। ओरिएंटल में क्या हो रहा है, ये कोई भी कर रहा है, वेदों के अध्ययन की बात हो रही है। हमारे कल्चर से रिलेटेड सारा ज्ञान किस में है, वेदों में है। तो वेदों के ही यहाँ पे अगर बात आ रही है ईस्टर्न सोसाइटी या पूर्वीय समाज से संबंधित भाषाओं का, कौन सी आ जाएंगी, संस्कृत आ जाएंगी। या अब अगर मुगल भी आके बस गए हमारे यहाँ तो उर्दू भी आ जाएगी, उर्दू साहित्य भी आ जाएगा। प्राचीन विश्वविद्यालय का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, सर ने पढ़ाई दिया था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गए, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित संस्थान ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। संबंधित संस्थान मतलब एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिन्होंने इनकी सदस्यता ले रखी है, वो क्या कहलाते हैं, ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। इनकी एक लिस्ट है, इस लिस्ट को नोट कर लीजिए। मैं एक एक बोलूंगी, इससे अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, या नोट कर लीजिए कॉपी में। क्या है, पहला एक है ADR, लाइब्रेरी एंड रिसर्च। ये आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, नाम दे दिया, इसमें से 4 ऑप्शन दे दिए मान लीजिए, और पूछा एक 4 में से 3 तो दे दिए ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, और एक दे दिया दूसरा कोई सा। अब उसमें से आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट नहीं है, या
अपोजिट कंडीशन भी हो सकती है कि इनमें से कौन सा है, केवल एक दे देंगे ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, बाकी दूसरे नहीं देंगे, तो पूछेंगे कौन सा है, दोनों कंडीशन, फिर कूट के माध्यम से, कोड की सहायता से आपको आंसर करना होगा। तो इसलिए ये सारे आप लोग याद कर लीजिए लिस्ट बना के। टेबल बना रहे हैं साथ साथ, टेबल कल भी एक बोली थी मैंने, बनाई उसको, ठीक है। किसी कारण से अभी नहीं बना पा रहे हैं, नोट करके रखिए कि हमको ये काम करना है एग्जाम में, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। अगर अभी एट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नोट कर लीजिए कि ये काम हमको करना है, जैसे फुर्सत मिले उसको करके रख दीजिए। दूसरा है एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, चौथा है गंगानाथ झा। अब इसमें आपको आप एक ट्रिक भी बता रही हूं मैं आपको। यहाँ हमने क्या पढ़ा है, ईस्टर्न सोसाइटी या पूर्वीय समाज से संबंधित भाषाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो जितने भी ये इंस्टीट्यूशंस है ना, आपको पता भी नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि संस्कृति और संस्कृत या भारतीय भाषाओं की प्राचीन भाषाओं से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन दिख रहा है तो वो ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आएगा। लेकिन जैसे कल एक बताया था कि चीज साथ में क्या रखना है ध्यान, दूसरी सारी इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, उसमें कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो इससे मैच करता हुआ हो। अगर वो मैच करता हुआ तो उसको लिख लीजिए कि ये ओरिएंटेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कप्पू स्वामी शास्त्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास संस्कृत कॉलेज, सब में संस्कृत लिखा होगा या कुछ और ऐसे लिखा रहेगा। माइथिक यानी कि जितना भी ईश्वर से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको इसमें रखा गया है, उससे रिलेटेड है ये इंस्टीट्यूशन। ओरिएंटल मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, संस्कृत एकेडमी, संस्कृत साहित्य परिषद, द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, सरस्वती महल लाइब्रेरी, और एक है क्या है ये, विश्व वर्णानंद विश्ववधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजिकल स्टडी, ये है एक। तो ये सारे कौन से हैं, ओरिएंटल लर्निंग इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल के उसको इसमें रख लीजिए। आज भी किसी है को मैडम कोई ये क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट? जी? मैडम ये आज भी है, इस समय भी मौजूद है ये सब इंस्टीट्यूट? कुछ पहले तो है ही, हाँ। एक बार इनको हम ऑनलाइन देखिए, सबसे अच्छा तरीका है जो यहाँ नाम दिख रहे हैं, गूगल पे डालिए, उसका आपको जितनी जानकारी चाहिए उसकी सब मिल जाएगी कि आज है या नहीं है, कब से कब तक था, नहीं था, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। और अगर इन 15 के अलावा कोई और भी है नया तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी देख पाऊं। मेरे साथ में दिक्कत यही हो रही है अभी कि थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही हो पा रहा है, यहाँ पर सूट नहीं कर रहा है वेदर, वाटर, कुछ भी। चलिए, अब इसी में कुछ चीजें और हैं। वर्तमान समय के प्राच्य ये दिया हुआ है, अब आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में आ गया। वर्तमान समय के सभी वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित, अच्छा ये तो वोकेशन एजुकेशन से संबंधित इसमें आते हैं, और सूक्ष्म समयावधि आधारित होते हैं, जिससे कम समय में किसी भी कौशल को शीघ्र ही रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। ओरिएंटल से मतलब ही यही है ना कि जैसे क्रैश कोर्स होते हैं ना, कुछ कुछ 3 महीने का आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया, 6 महीने का कर लिया, या योग में ही हो जाता है, 1 साल का कोर्स करते हैं और लोग योग ट्रेनर बन जाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं और क्या कर रहे हैं, वो उससे फिर अर्निंग करने लगते हैं। तो ये सब काय में आ रहे हैं, इसी में आ रहे हैं कि कम समय में आप छोटी सी ट्रेनिंग कर लो और उससे फिर आप अपना क्या करना है, अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं, रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी हमको ऐसे ही होता था कि हुनर सिखाए जाते थे, वर्धा एजुकेशन में भी ऐसे ही होता था, गांधी जी की जो वर्धा शिक्षा थी उसमें भी यही था मुख्य फोकस कि कोई ना कोई स्किल डेवलप करी जाए, उसी से रिलेटेड है। इसमें 12वीं या स्नातक के बाद वो एक सुना होगा पीपीटी एग्जाम एक होता था, उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिल जाता था।
अभी होता है ऐसा, सुना है? यस मैम, होता है। वो यही है। वो कुछ क्या करते हैं, फिटर टर्नर की ट्रेनिंग कर लेते हैं, रेलवे में चले जाते हैं, 10th मतलब 12वीं या स्नातक के बाद बोला है इसमें, तो 12th पास करके चले जाते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, कोई कंप्यूटर का, सब चीजें होती हैं, आईआईटी में छोटे छोटे कोर्स होते हैं, वो करके बहुत लंबी, जिसको नहीं कर सकता, किसी के पास इकोनॉमिकली कोई परेशान है, पुअर है कंडीशन, इकोनॉमिकली नहीं कर सकता है, किसी के घर में कोई दूसरे कारण है कि कोई घर में लोग है नहीं है कि वो पढ़ाई करे और घर दूसरा व्यक्ति देख ले, इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो ये चीजें क्या है फिर ऐसी हेल्प करती हैं। 6 माह से 1 वर्ष तक के ये कोर्स होते हैं, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 6 मंथ टू 1 ईयर। इसमें कार्यक्रम के बाद रोजगार की गारंटी होती है, श्योरिटी है कि मिलेगा ही मिलेगा आपको, जॉब मिलेगा ही, आप फिर खाली नहीं बैठेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो तुरंत रिजल्ट देने वाली होती हैं, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है डांस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां किया और तुरंत रिजल्ट आ गया, सीख लिया स्टेप, तुरंत करके डांस दिखा दिया, आपने वो स्किल सीख लिया, आप खुश तो हो गए। लेकिन अगर योग हम करा रहे हैं तो योग में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे रिजल्ट देने में, तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, कहीं कहीं पे दे देता है, कुछ चीजें डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि क्या प्रॉब्लम है और उसमें कितनी देर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो लेकिन ये दूसरी स्किल्स ऐसी है कि इनमें आंखों के सामने तुरंत रिजल्ट नजर आता है, तो ऐसी वाली ट्रेनिंग की है कि आपको गारंटी है कि आपने सीखा और सीखते ही आपको जॉब मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं इसको, जो स्कूलों में हम परंपरागत तरीके से लेते हैं, विधिवत तरीके से लेते हैं। यह कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं, कोठारी आयोग में सिफारिश की गई थी 10+2+3, या हमने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज थी उसमें देखा था कि कहाँ से कैसा क्या चल रहा है। इस औपचारिक शिक्षा पॉलिसीज से ही मुख्य रूप से अच्छे से स्टार्ट हुई। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में संचालित कार्यक्रम आते हैं, श्यामपट और चाक के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दिख रहा है, अंतर करते जाना है साथ साथ उसमें, टीचर सेंटर में और उसके बाद आ जाएगा हमारा दोनों जिसमें एक्टिव है, और लास्ट जो स्टूडेंट बेस्ड है। यहाँ पे टीचर चौक से पढ़ा रहे हैं, बच्चे नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, शिक्षक श्यामपट पर लिख देता है। इसमें सामान्य कोर्स जैसे स्नातक, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एलएलबी, एमबीए इत्यादि आते हैं जो रोजगार प्रदान करते हैं। ये डिग्री लेके तो हम अलग अलग फील्ड में जाते हैं, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की लाइन में जाते हैं, बायो साइंस लेते हैं, बीएससी करते हैं, इंजीनियर बनना है तो मैथ साइंस लेते हैं, कुछ और बनना है, जो बनना है वो हम फील्ड चुनते हैं, स्ट्रीम में जाते हैं, और उसकी एक विधिवत एक टाइम पीरियड है कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन होगा और उसके बाद 2 साल में आपका पीजी होगा। उसके बाद कुछ आप और एडवांस करना चाहते हैं तो 1 साल का वो टाइम रहेगा, या कोई पीएचडी करना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो उसका अलग टाइम होता है। ये इस तरह से विधिवत तरीके से चलती है। इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं जो अभी हमने कल पढ़ा था, क्रेडिट सीबी क्रेडिट बैंक, सॉरी क्या था वो, हमने कल पढ़ रहे थे ना, जिसमें क्रेडिट मिलता है स्टूडेंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। एबीसी मैम। हाँ, एबीसी, उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इससे रोजगार प्राप्ति में अधिक समय लगता है। ये मत सोचिएगा कि मैडम को तो याद नहीं है, हमें मैडम ने परीक्षा दे दी और पास भी कर ली, अब जरूरत नहीं है, मेमोरी कार्ड खाली कर दिया, अब दूसरी चीजें भरना है उसमें, इसलिए जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दिया। फिर आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जब पढ़ाना है तो सामने देख के पढ़ा सकते हैं, समझ में आनी चाहिए बस। ये समझ में तो आ रहा है ना सभी को? यस मैम। ओके। यस मैम। पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है, इसकी क्वालिटीज? इट इज ऑन कैंपस एजुकेशन विथ फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टाइम होता है 3 से 5 साल, या जितना भी अभी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ा। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, 70% आपकी अटेंडेंस, 75% अटेंडेंस नहीं हुई तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, ये क्या होता है प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम?
मतलब एक पहले से प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस या वो होता है कि हाँ हाँ। भाई आपको ये पढ़ना है। आपने बुक देखी होंगी स्कूल की, उस पे स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक होती है उसमें जो स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने होते हैं उसमें लिखा रहता है कि जुलाई माह में, नंबर 1 जुलाई माह में ये कौन सी यूनिट 1 या चैप्टर 1 कराया जाएगा, दूसरा अगस्त माह में यूनिट 2, ऐसा वो डिसाइड रहता है कि कब तक आपको कौन सी चीज कंप्लीट करानी है। फिर एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग नॉट ऑन लर्निंग, क्या है इसका मतलब बताइए। अरे एक्टिव मतलब रहिए, वो टीचर बुक में सेंटेड है। पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे ये लोग ये नहीं देखते हैं। हाँ, पारंपरिक में क्या मतलब है, एग्जाम ओरिएंटेड है, पास करना है, अगली क्लास में पहुंचाना है। कल भी बताया था ना कि प्रेशर है टीचर के ऊपर भी कि बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सिलेबस भी ऐसा बनाएंगे ढीला ढाला सा, सरल सा, ताकि बच्चे बस पास हो जाएं। और ये भी नहीं देख रहे हैं परीक्षा में अगर चीटिंग, बच्चा तो चीटिंग करके भी पास हो सकता है ना, ये नहीं देख रहे कि उसको चीज आई कि नहीं आई, करके नहीं देखा है, बस थ्योरी बेस्ड सब चीजें चल रही हैं। एग्जाम हुआ, एग्जाम में बच्चे ने आंसर लिखा है, भले चिट से लिखा है, दूसरे साइड वाले की कॉपी से कॉपी किया है, कुछ भी किया है, लेकिन यहाँ मान लिया गया है कि हाँ बच्चे ने लिखा है मतलब बच्चा सीख गया, बच्चे को ये चीज पता है, तो यहाँ पे बायसनेस है। टीचर सेंटर्ड लर्निंग होती है, ये बोलते चले जा रहे हैं, टीचर बोलते चले जा रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं पता ही नहीं है, भाग गए सारे स्टूडेंट, टीचर अकेला बोल रहा है। ये अभी ऑनलाइन का नहीं बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ क्लास का। क्लास में क्या होता है, कई बार टीचर की ड्यूटी लगी है क्लास में, लेकिन टीचर अपना काम करने लगते हैं तो बच्चे भी अपने में मगन, धीरे से मैडम का ध्यान कहीं और है, निकल लिए, ये भी होता है। और क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव मेथड चल रही है, व्याख्यात्मक टीचिंग चल रही है, टीचर ने एक टॉपिक उठाया उस पर बोलना शुरू किया, 1 घंटे लेक्चर दिया, घड़ी में देखा टाइम हो गया और चल दिए, बच्चों को समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है। अब नहीं होता है ऐसा, अब क्लास टीचिंग में बहुत एडवांस हो गई है, ये सब पुरानी बातें हैं। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिस्टनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट असेसमेंट थ्रू ट्रेडिशनल वे लाइक रिटन एग्जाम्स, पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में हम। गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या है, इसके अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि आते हैं। दूरस्थ मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग। मुक्त मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज में जो दी जाती है, या ओपन विश्वविद्यालय या ओपन स्कूल भी होते हैं। पत्राचार मतलब, पत्राचार पहले बहुत हेल्प करता था उन स्टूडेंट्स को जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते थे। ये क्या करता है पत्राचार, मान लीजिए कोई 10th का एग्जाम दे रहा है कोई बच्चा, अब उसमें वो सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट हैं 10th में, 1 2 3 4 5 6, 6 है। अब उसमें से सिर्फ वो एक ही में पास हुआ हिंदी में, बाकी सब में वो फेल हो गया। अब उसको क्या मिलेगा, अब वो रेगुलर उसमें तो 1 या 2 बार मौका मिलता है, इतने सारे सब्जेक्ट में सब में ही फेल है तो सप्ली भी नहीं आ सकती, सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम होता था। तो क्या करेंगे इसके लिए, उसको रेगुलर मोड में नहीं पढ़ाएंगे, उसको बोलेंगे आप पत्राचार के माध्यम से दे दो। पत्राचार 2 शब्दों से बना है, पत्र प्लस आचार। अब ये आचार खाने वाला आचार नहीं है, ये आचार कौन सा वाला आचार है बताएंगे कोई, व्यवहार। हाँ पत्र व्यवहार कह सकते हैं इसको। आचरण मतलब एक संहिता टाइप की होती है ना, आचार संहिता, कि इस विधि से अब आपका रेगुलेशन किया, मतलब इस विधि से अब आपकी जो आगे की एजुकेशन है वो चलेगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जो एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं वो मत दो आप, और बाकी सारे ये दोबारा से आप पत्राचार से दे सकते हो सारे सब्जेक्ट, घर बैठे आप लिखो आंसर। या पहले ऐसा होता था कि जाके होता था सेंटर पे एक दिन एग्जाम, मतलब पूरे दिन स्कूल नहीं जाना, सिर्फ एग्जाम जिस दिन हो रहा है उस पेपर के दिन वहां जाना है, एग्जाम देना है, वापस घर, पढ़ाई नहीं। फिर रिजल्ट आया, मान लो फिर से अब वो फिर एक सब्जेक्ट में पास हुआ, बाकी के में छूट गया, फिर उसको मौका मिलेगा वो 6 सब्जेक्ट 6 बार में
पास कर सकता है। ये पत्राचार शिक्षा की विशेषता है। प्रौढ़ शिक्षा NIOS सभी में होता ना मैम, NIOS जो मैम 10वीं जी 12वीं को जो NIOS एग्जाम होता है ना, उसमें ऐसा होता जाता हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा में सभी को पता है जो अपनी शिक्षा किसी कारण से जिस टाइम पीरियड में लेना चाहिए थी उसमें नहीं ले पाए हैं, उनको उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो प्रौढ़ होने के बाद में, प्रौढ़ की क्या एज हमने बताई थी, कौन सा एज ग्रुप आता है प्रौढ़ में, सभी को पता है। 25 के बाद 70 तक। हाँ 25 to 70 ये लोग सब लगभग प्रौढ़ में आ जाते हैं, या जो हाँ युवा के बाद जिस भी कैटेगरी में क्या है, ये इन चीजों में ना अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप को रखते हैं। कोई 25 रख लेगा, कोई 35 रख लेगा, इसलिए हम इसमें नहीं कह सकते। आप अधेड़ एक शब्द यूज किया जा सकता है ना, अधेड़ उम्र में ऐसा काम हुआ, वो भी आप यहाँ पे इससे मीनिंग लगा सकते हैं। इसमें नियमित विद्यालय नहीं जाना होता है, आप कभी कभी जाके कर सकते हैं। इसमें शिक्षार्थी अपनी शिक्षा अनुसार, इच्छा अनुसार, शिक्षा अनुसार नहीं, इच्छा अनुसार होगा ये गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इच्छा अनुसार अधिगम करते हैं, जैसे चाहे वैसे सीख सकते हैं। दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना है लगातार, या 1-1 घंटे ब्रेक ले लेके पढ़ना है, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। इसमें शिक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन शिक्षा, पाठ्यक्रम आदि रूपों में संचालित किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, वो जो 32-34 चैनल्स हैं, उनके माध्यम से कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, कभी भी सीख सकते हैं लोग। इसमें ऑनलाइन मोड के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा भी दी जाती है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाती है। इसमें रोजगार प्राप्ति में समय लगता है, डिफरेंस दोनों में। उसमें हमने देखा क्रैश कोर्स कर लिया 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का, जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारी गारंटी है कि हमको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे हम सीख रहे हैं, चूंकि क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है कि इसमें जॉब की गारंटी नहीं होती, बताइए क्या कारण हो सकता है। बहुत कॉमन है, सामने नजर आ रहा है, लॉजिक लगाइए। मैम, इसमें डीप नॉलेज लिया जाता है। और कोई प्रैक्टिकल नॉलेज ऑनलाइन नहीं बेस पाती, है ना। ओनली सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है। और सही है आप लोगों के थॉट्स, लेकिन और एक आंसर निकल के आना चाहिए। और रिलायबल सर भी नहीं है मैम कि हाँ भाई किसने कैसे सीखा है। हाँ उमेश सर की आवाज नहीं आ रही, मैं उनसे सुनना चाह रही हूँ, सबसे सटीक आंसर देते हैं। मैम ये जो है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन है ना, जो अपने टाइम से बच्चे पढ़ते हैं इसमें, व्हेन दे आर एग्जैक्टली फ्री। हाँ यही आंसर मैं सुनना चाह रही थी कि वहां क्या होता है, आपको बता दिया इतने बजे से इतने बजे तक आपको स्कूल में रहना है, मजबूरी है। अब आप कितना भी मक्कारी करेंगे, आप इधर उधर टाइम पास करेंगे, लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे ही ना आप। टीचर पढ़ाएगा, क्लास में आएगा, उतनी देर तो पढ़ना ही है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट सेंटर क्या होता है, जैसे हम लोग ही पढ़ते थे, अब दूसरों का क्या कहें, कि मजबूरी है, टाइम नहीं है तो मोबाइल लगा दिया, किचन में यूट्यूब चालू कर दिया हमने, कान से हम सुन रहे हैं और पढ़ाने वाले पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकती है। अब चूंकि हमारा तो ऐसा है कि हम कंटिन्यूटी, हम एजुकेशन लेके आए हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नया है अब उसको काम भी देखना है। स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा बहुत होता है कि घर में बच्चे भी संभालना है, खाना भी बनाना है, तो अब उनको क्या है, लगा दिया, ठीक है ऐसे नहीं तो ऐसे कुछ तो करें, लेकिन पूरा नहीं जाएगा, इसका अच्छे से ज्ञान नहीं मिलेगा और लंबा टाइम लगेगा। इतने लंबे टाइम में अब टूटी फूटी शिक्षा कोई लेके कहीं जा रहा है तो उसका जो एक सीवी होता है, करिकुलम विटे उसको बोलते हैं, या अपना बायोडेटा वो कहीं लेके जाएगा तो लोग कहेंगे ये तुमने कैसी एजुकेशन, मतलब आपने 1 महीने सीखा, फिर आपने नहीं सीखा, फिर 2 महीने सीख लिया, या 1 घंटे, तो कंटिन्यूटी नहीं, आप भूल गए, श्योरिटी नहीं है, आपको याद नहीं है चीजें, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है इसमें, इसलिए श्योरिटी भी नहीं है जॉब की। ये हमारा हो गया, एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया, ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। अब हमारा आता है प्लानिंग, योजनाएं क्या क्या है, रूसा, इनको तो आपको क्या है, ये लर्न करने वाली चीजें ही है सारी, एक एक बार पढ़ लेते हैं। इसका गठन कब हुआ, मतलब ऑर्गेनाइज कब हुआ, ये अक्टूबर 2013, किसके द्वारा हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का, राज्य विश्वविद्यालय के उच्चतर शिक्षा को बढ़ाना,
मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन को बढ़ाना। वर्ष 2016-17 से यानी कि 2016-17 से प्रत्येक यूनिवर्सिटी, एवरी यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया, हर साल 1500 करोड़ राज्य में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जा रही है। ये अमाउंट है 1500 करोड़, सिर्फ इस बात के लिए दिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को। कब से? 16-17 से अभी तक, कि आप स्टेट में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दें। सब लोग, ऐसा नहीं है कि 12th के बाद बस हो गया। कई बच्चे होते हैं ना 12th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ना, डिमोरल हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, एडमिशन नहीं मिलता अच्छे इंस्टीट्यूशन में, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस चीज से, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये इतना अमाउंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। ये कब स्थापित हुआ? 9 जुलाई 2015 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वारा डेवलप किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था? 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाना। ये चीजें आप अगर कोरिलेट करेंगे, पीछे जाके देखेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब चीजें लिंक में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। ये अभी हमने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ ली है, पॉलिसी पढ़ ली है अभी वाली, एकदम करंट, बहुत सारी ये चीजें देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर देखी है। ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान आया, किसने कर दिया? अब्दुल कलाम आजाद ने कर दिया। और यहाँ पे बात क्या हो रही है? 6 से 18 साल के, मतलब 6 साल की एज से ही हमने एजुकेशन पॉलिसी में क्या पढ़ा था? कोडिंग इनको 6 क्लास से ही कोडिंग इनको सिखाई जाए। कोडिंग की जरूरत कहाँ पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। साइंटिस्ट लोग तभी बन पाते हैं, कोडिंग उनको आती है। तो ये बात यहाँ हुई थी, इसको एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी पिछली बातों को लाते लाते सोच लीजिए 2015 से अभी क्या चल रहा है, 2020 में ये चीज आई। 5 साल लग गए, फिर भी ठीक है, शुक्र है कि 5 साल में आ गई। कई चीजें ऐसी हैं जो सालों से आ ही नहीं पाई, अभी तक भी नहीं आ पाई। उन्नत भारत अभियान एक है, स्थापना इसकी कब हुई? अच्छा, 1.0 11 नवंबर 2014। इसको ये 1.0 मतलब उन्नत भारत के 2 पार्ट है। ये जैसे रोबोट मूवी के थे ना, रोबोट और रोबोट 2.0, ऐसे ही है ये भी। और ये आ गया 2.0 की स्थापना, ये पहले वाले की है 1.0 की 11 नवंबर को, दूसरे वाले की 25 अप्रैल 18 को, 4 साल बाद, दोनों में 4 ईयर का गैप है। किसने किया? MHRD ने किया, वर्तमान शिक्षा मंत्रालय है जो कि इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। नोडल एजेंसी का क्या मतलब है? ऐसी एजेंसी से तात्पर्य है वित्त व्यवस्था से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन। जहां भी मनी की बात आएगी, पैसा चाहिए, तो किससे पूछे कि कौन काम करेगा, कौन देगा? ये देगा, MHRD देगा। किसी भी काम के लिए एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी पैसा चाहिए, MHRD देगा, वो नोडल एजेंसी है। विशेष बिंदु क्या है इसमें, मतलब मेन पॉइंट, स्पेशल पॉइंट क्या है? सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे IIT, NIT के स्टूडेंट्स और टीचर ग्रामीण क्षेत्रों का अवलोकन कर उनकी समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान का सुझाव देंगे। मतलब जितने भी IIT के, IIM के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें ये सब जाएंगे। वहां क्या करेंगे? एक सर्वे करेंगे, सर्वे करके देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी चीज की कमी है, किससे रिलेटेड? एजुकेशन से रिलेटेड। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं? अब तो हमने ऑनलाइन, यानी कौन सा स्टूडेंट लर्निंग वाला जो एक हमारा है, लर्नर बेस्ड जो है, वो वाला भी चला दिया कि आप कंप्यूटर से सीख लो करते। तो क्या कारण है? तो वो जाके सर्वे करेंगे। उनने अपने सर्वे में पाया कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। आपने ऑनलाइन तो चला दिया प्रोग्राम, लेकिन टीवी नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे? कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लेके वापस आएंगे और क्या करेंगे? यहाँ आकर देखा जाएगा, उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा और उन प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालने की रिकमेंडेशंस देंगे कि अगर यहाँ पे अच्छा
नेटवर्क अवेलेबल करवा दिया जाए। यहाँ पे नदी पे पुल नहीं है, बच्चे आ जा नहीं पाते, वो करवा दें। और लाइट की व्यवस्था करवा दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी जाए, तो क्या होगा, ये स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली को उन्नत भारत योजना के लिए क्या किया है, राष्ट्रीय समन्वय संस्थान नेशनल कोऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट के रूप में नामित किया गया। मतलब ये क्या करेगा, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जितने भी सारे हैं IIT वो सब इसी के पास आएंगे, सब में कोऑर्डिनेट, मतलब इन दो के बीच में कोई बात करनी है, कोई विवाद हो रहा है या इन दो को मिलकर कोई काम करना है, तो वो डायरेक्ट आपस में नहीं, यहाँ आएंगे और ये बात करेगा दोनों से। जैसे क्या होता है, जैसे सपोज अभी मेरा सामान आया, भोपाल से यहाँ लाना था, डायरेक्ट भोपाल से कोई भी नहीं आ रहा था सामान लेने के लिए, तो अब हमारा तो इतना कोई कांटेक्ट नहीं है कि यहाँ हम हरिद्वार वाले से बात करें। तो हमने जिस डीलर से बात करी, उसने क्या किया, उसने अपने कांटेक्ट के थ्रू अगले व्यक्ति से कोऑर्डिनेट किया, उस अगले व्यक्ति ने फिर हमारा सामान यहाँ पे पहुंचाया। तो ये कोऑर्डिनेट की मतलब बीच में कोई बंदा है या कोई बॉडी है, वो बाकी लोगों को कोऑपरेट करके चल रही है, या उनको अगर साथ में कोई काम लेना है, अगर मान लीजिए कोई विवाद ही हो गया है, कोई इश्यू आ गया है, उसको सॉल्व करेगा। तो इसके लिए कौन है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्नत भारत अभियान के शुरुआती चरण में 143 संस्थानों को चुनावी मोड पर चुना गया था। चुनावी मोड मतलब इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया, नाम दे दिए सबके और वोटिंग हुई। वोटिंग में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उनको यहाँ पे 143 में ऐड कर लिया गया। वर्तमान में कितने संस्थान उन्नत भारत का हिस्सा है, ये होमवर्क है आपका, नोट कर लीजिएगा देख के। उन्नत भारत अभियान 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड में था, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को उन्नत भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। अब ये निमंत्रण मोड क्या है कि आपको इनवाइट किया जा रहा है, अभी हमको जरूरत है तो इनवाइट कर रहे हैं। कई होता है ना, कोई स्कूल नया खुला है, कॉलेज नया खुला है, तो वो क्या करते हैं, अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बुलाते हैं प्रलोभन देके कि हम आपकी इतनी कम फीस लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे। कुछ अगर कोई भी चीज नहीं आती है तो उसको पहले एडवर्टाइजमेंट उसका करना पड़ता है और बुलाना पड़ता है, आमंत्रित करना पड़ता है लोगों को। जैसे कि इसमें होता है कोई भी नई स्कीम आती है तो उसमें यही होता है कि पहले फ्री में, जैसे जियो का ही आया, जियो को अपने कस्टमर्स बनाने थे, तैयार करने थे, तो क्या किया उसने, क्या किया बताइए जियो ने सबसे पहले, फ्री में सिम बांटी सारी। उससे पहले उसने क्या किया, ये वाला काम किया, सर्वे, 10 साल तक सर्वे किया है जियो ने पहले। उसके बाद 10 साल ऑब्जर्व करने के बाद में कि हाँ मेरा क्या हो सकता है, उसने फिर लोगों को आमंत्रित किया फ्री में कि आप जियो पे आइए, आपको लाइफ टाइम फ्री सिम मिलेगी, कॉलिंग मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब उन्होंने बता दिया, तो लोग आ गए। फिर जो 2.0 था, अब भैया जितने चाहिए थे उतने आ गए। अब क्या किया है जियो ने, अब जियो ने क्या कहना चाहिए, कंप्लेशन लगा दिया कि आपको अगर आपने 235 से 299 से आपने अगर रिचार्ज नहीं करवाया तो आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी, या बंद नहीं भी करेंगे, लाइफ टाइम दिया लेकिन आपको क्या है, आप कॉल नहीं कर पाएंगे। आपको एक कहना चाहिए सदस्यता बनाए रखने के लिए एक कंडीशन होती है कि आप इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, आप इसका जियो परिवार का हिस्सा हैं, वो बनाए रखने के लिए आपको इतना तो पे करना पड़ेगा पर मंथ, या आप जैसा भी लेते हैं पर ईयर का, वो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो उन्नत भारत अभियान 2.0 कार्यक्रम का चुनौती मोड है। चुनौती मतलब चैलेंजेस आए अब इसमें। अभी फ्री तो जैसे जियो को भी हम यहाँ सारे एग्जांपल हम जियो से समझ सकते हैं कि चैलेंज नहीं आएंगे, इतना सारा फ्री, अब उनको फ्री कर दिया तो सब लोग 1 GB फ्री डेटा भी चला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हैंग हो रहे हैं, मतलब नेटवर्क हैंग हो रहा है। और दूसरी चीज, अब घाटे में भी तो जा सकती है, इतना फ्री दे रहे हैं तो फिर घाटे में जाने का भी तो चैलेंज है। अब उसके लिए क्या करना है, तो फिर दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं।
तो इसलिए इसको क्या बोला है, चैलेंजिंग मोड बोला है, जिसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों को अपनाना आवश्यक होगा। अब ये जैसे यहाँ कंडीशन लगा दी ना कि 235 का रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, इनने यहाँ कंडीशन लगा दी कि हर इंस्टीट्यूशन को, जो भी आईआईटी है उसके पास में कम से कम 5 गांव गोद लिए होने चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी मेरी है। ये 2.0 था। ये हमारा उन्नत भारत कार्यक्रम हो गया। इसके बाद आता है, कितनी स्लाइड्स बची हैं, 225 34। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसको कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं चीजें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है और पूरी संभावना है आ सकता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इसको बोलते हैं ज्ञान। स्थापना का आधार, मतलब किस बेस पर इसको लाया गया, स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा 29 जून को गोवा में यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पर जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, उनके द्वारा गेस्ट लेक्चर्स लिए जाएं। एक सिस्टम ऐसा लाया जाए कि गेस्ट लेक्चर की जो है वो व्यवस्था की जाए, जो अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट है। योगा में कोई एक्सपर्ट है वर्ल्ड लेवल पे, उसको बुला लें, ऐसी यहाँ पे एक बात की गई। उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी ज्ञानी वैज्ञानिक हैं उन सबका एक नेटवर्क तैयार करना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, सबकी जैसे एक आईडी ईमेल होता है ना, सबका एक ईमेल होता है, किसी को भी आपके पास में कोई, सबका एक ईमेल एड्रेस होता है या ईमेल आईडी होता है सबका। कोई भी हम फोन चलाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से हम कहीं भी जुड़ते हैं तो हमारा एक वहां पे एक एड्रेस होता है। हम जहां भी हैं, जहां भी हमारी पहुंच है, वहां का हमको एक स्पेस मिला है, एक एड्रेस मिला है। तो ऐसे ही ये एक ऐसा कह लीजिए मंच है या प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे विद्वानों को एक जगह लाया गया, सबको एक एक, मान लीजिए शांति कुंज है जैसे, वहां पे जो भी जाते हैं, अगर कमरा नहीं, कमरे में भी यही व्यवस्था है, हॉल में भी यही व्यवस्था है कि सबको एक एक जो है बेड प्रोवाइड करवाया जाता है। सब अलग अलग जगह से हैं लेकिन सब एक जगह हैं, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई नई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, लेकिन सब फिलहाल एक जगह पर है। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट को सबको एक जगह ले आए, एक एड्रेस दे दिया उनको, ताकि हम उनके नॉलेज को काम में ला सके। फिर इसका गठन कब हुआ, 30 नवंबर 2015 को। अब ये जो मैं कल भी बोली थी 19 नवंबर को क्या हुआ था, किसी ने मुझे आंसर नहीं किया, मैंने कहा था घर से देखना, होमवर्क में करके आना। ये जो रहते हैं ना ऐसे डेट्स, जिनको कोई योजना आती है, कोई प्लानिंग लेके आते हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए। 30 नवंबर को क्या हुआ था, किसी का बर्थडे था, किसी की पुण्यतिथि थी, क्या था, उसी पे डेट पे ही ये चीजें लॉन्च की जाती हैं ऑलमोस्ट। इंदिरा गांधी का कुछ था क्या? हाँ, लक्ष्मीबाई का जन्मदिन 30 नवंबर को लक्ष्मीबाई का जन्मदिन, 19 नवंबर में। 19 नवंबर को गूगल पर डालेंगे ना, जितना जितना जो है सब मिल जाएगा। उसमें से सब में नहीं उलझना है अपने को, जो अपने एजुकेशन से रिलेटेड है। अब इस समय पॉलिसी बन रही है तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हैं, राजनीति में कौन है वो अपने को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमारी परीक्षा से संबंधित कौन सी चीज है, बस हमको उतना। ये बहुत जरूरी है आपको आना कि छोड़ना क्या है। आप खोलेंगे गूगल पे, एक चीज डालेंगे 10 आपको दिख जाएंगे, आप एक एक करके सबको खोलेंगे, आपका घंटा भर 2 घंटा बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं करना है, आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होके चलना है स्टडी करते समय, कि बस देख लो मेरी एग्जाम से रिलेटेड कौन सी चीज है, उसी को क्लिक करो, नोट करो, खत्म करो। स्पोकन ट्यूटोरियल, छात्रों की रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर 10 मिनट के ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल पर उपलब्ध है। कितनी सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, और हमको लगता है कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, बस हम यूज ही नहीं करते। हमको लगता है हाँ सरकारी है ऐसे ही होगा, उसको जाके तो देखें, करके तो देखें, कुछ नहीं से कुछ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपकी क्लास में या आपके आसपास आपको जो आपकी नजरों में सबसे गधा इंसान होगा, सबसे, सॉरी टू से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी इंसान को, मतलब जो आपके लिए लगता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, इसको कुछ समझ नहीं है, कुछ अच्छा बुरा समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो देखता रहता है, लेकिन
उस इंसान से भी आप एक ना एक, अगर आप उसके साथ 1 घंटे रुके हैं, 1 दिन रुके, कितना भी टाइम आपने बिताया, कम से कम एक ऐसी चीज सीखेंगे जो आपके जीवन भर काम आएगी और किसी ने उससे पहले नहीं बताई और कोई उसके बाद नहीं बताएगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि शिक्षा हमको कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। ये नहीं लाना है मन में कि ये सरकारी है तो ऐसे ही होगा। स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बिना शिक्षक की उपलब्धता के पाठ्यक्रम को प्रभावी रूप से नए शोधकर्ता को प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या मतलब है इसका? बिना शिक्षक के, टीचर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्लास चल रही है, ऑडियो है, सिर्फ सुनना है अपने को, वहां पे वो बोल रहा है ऑडियो में, रिकॉर्ड ऑडियो। जैसे ये चीज जो स्पेशल नीड वाले होते हैं स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए बहुत, जैसे एक ब्रेल लिपि है, तो ब्रेल लिपि में तो वो हाथों से टच करके फील करके समझते हैं कि हाँ ये ए है ये बी है। लेकिन आजकल अभी पैंडेमिक में स्पेशली, जबकि स्कूल सारे लॉकडाउन में बंद हो गए थे, तब ये बहुत चला टीचर्स को, जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट के टीचर्स होते हैं, ट्रेंड टीचर होते हैं, उनको ये काम दिया गया था कि आप ऑडियो रिकॉर्ड, सारी बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं, आप उनको ऑडियो में ट्रांसफर करो। यही है, इसी चीज को यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। इस संस्करण में 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। ई पाठशाला एक चीज है, सुना है ई पाठशाला के बारे में आपने किसी ने भी? सुना है क्या है ई पाठशाला? मैम। लाइब्रेरी। हाँ ये बस बताइए, कोई भी बता दीजिए। मैम, ये शिक्षा दी जाती है इसमें ऑनलाइन। जो भी टीचर्स है ना, जितने भी टीचर्स, अगर यहाँ पे कोई टीचर है, सर तो है ही, उनको बहुत अच्छे से पता है ई पाठशाला क्या है। इसमें एनसीईआरटी की पुस्तकें अवेलेबल हैं, जिन्हें कंप्यूटर अथवा स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इसमें ऑडियो तथा वीडियो की भी सुविधा है, जैसे चाहें आप वैसे इसमें पढ़ सकते हैं। एक दीक्षा पोर्टल है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट हेल्प डेस्क एप्लीकेशन एजुकेशनल पोर्टल एक है ये, जिसमें टीचर की एक आईडी है, स्टूडेंट की भी है, पेरेंट की है, तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स भी रहेगी, इसमें सिर्फ बुक्स है एनसीईआरटी की, और इसमें क्या है, टीचर भी है, पेरेंट भी है, स्टूडेंट भी है। टीचर अपने स्टूडेंट्स को देख सकते हैं क्या प्रोग्रेस है, पेरेंट्स अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस देख सकते हैं, टीचर कैसे टीच कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, मतलब क्या हेल्प कर रहे हैं, वो सब भी एक हेल्प डेस्क की तरह है। साथ में एनसीईआरटी की बुक भी है। यह राज्यों, शिक्षक शिक्षा संस्थानों, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा उपयोग के लिए शिक्षक केंद्रित पहलों के लिए, पहलों मतलब यहाँ पे जो शुरुआत की जाती है ना, वो है यहाँ पहलों से मतलब, के लिए एक अनुकूल, योग्य, एडॉप्टेबल, एडॉप्टेबल के बाद योग्य, यानी योग्य का क्या आएगा, एबल, एबल आएगा, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आया ये वाला? दीक्षा क्या कर रहा है? यस और नो? नो। नो, नहीं समझ में आया। देखिए ये क्या, पहला तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ ज्ञान में क्या पढ़ा था कि जितने भी ज्ञानी हैं विश्व भर के, उनको हमने एक मंच पे ला दिया, एक एड्रेस दे दिया, सब यहाँ पे किसी को भी, कोई भी जो कोई नए रिसर्च स्कॉलर है, मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हमको कहीं कोई प्रॉब्लम अटक आ रही है हमारे योग से रिलेटेड, तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनमें से किसके पास होगा, हम उसके पास जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये भी क्या है, एक पोर्टल ही है, हेल्प डेस्क है, जिसमें कौन कौन लोग रहेंगे, एक तो टीचर रहेगा, स्टूडेंट रहेंगे और पेरेंट्स भी रहेंगे। सब लोग अपनी देख सकते हैं, मतलब कुछ क्या होते हैं बच्चे नहीं कर पाते, बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, तो पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, या पेरेंट ऑब्जर्व तो करते हैं कम से कम कि हमारा बच्चा जो कर रहा है टीचर सही से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। टीचर भी देखते हैं कि स्टूडेंट कितना एक्टिव है। तो सब लोगों के लिए एक पोर्टल है खुला। पोर्टल का मतलब तो समझते हैं कि नहीं?
यस मैम, समझ आ गया। आ गया पूरा यस कंप्लीट? मैम, यस मैम। ओके ओके। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत अच्छी चीज है, सबको अपने अपने फोन में डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ये आपको कुछ भी नोट्स चाहिए है, प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें आपको अवेलेबल रहेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोबाइल में अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में कर ले, नहीं तो मोबाइल में क्या है, अभी मत करिए, आपके एग्जाम वगैरह हो जाए तो उसके बाद कर लीजिएगा। कि आप हेल्प से एक दूसरे के कोई फ्रेंड के पास है उससे आप मदद ले सकते हैं। क्या होता है, ये बहुत बड़े डेटाबेस होते हैं, तो ये आपके मोबाइल में कई बार आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन ओपन नहीं होंगे क्योंकि उतना मेमोरी या स्पेस उनको नहीं मिलेगा। सभी लाइब्रेरी की पुस्तकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। फिर है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना। इनके नाम अगर इंग्लिश में भी आपको करना है तो ट्रांसलेट, अनुसंधान मतलब रिसर्च, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च, अध्येता का मतलब क्या होता है, जो अध्ययन करने वाला है, प्लान, अध्येता यानी लर्नर, लर्नर कर सकते हैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च लर्नर प्लान, विशेष रूप से शोध को बढ़ावा, रिसर्च को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इसमें जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, कि मान्यता प्राप्त आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएसआईआर, आईआईटी, इनसे क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए छात्र की, जो भी उसने किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 25 में संस्थानों में शामिल हो। एनआईटीज भी इसी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। मतलब ये क्या है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए इनको, और जो रैंकिंग होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन के, सारे इंस्टीट्यूशन में कि ये पहले नंबर पे, ये टॉप 5 में है, तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 25 के अंदर होना चाहिए। इस योजना में पात्रता हेतु गेट परीक्षा में प्राप्त स्कोर को, ये इसका कैलकुलेशन बता दिया है कि क्या करना है। और पीएमआरएफ योजना हेतु पात्रता को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। गेट एग्जाम में जो भी स्कोर आया आपको, उसमें उसको क्या करना है, मान लीजिए 600 आया तो उसको 750 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 750 में से कितना आया बताइए, 150 बचा, इतना होना। और फिर क्या करना है, से घटाकर 650 अंक कर दिया गया है। अच्छा, मतलब पहले ये, सॉरी हाँ, पहले ये था, अब क्या है, असर होने लगा ज्यादा, 1 घंटे से ज्यादा हो गया ना। पहले ये क्या था, इतना था, अब इसको इतना कर दिया है। ठीक है, गेट परीक्षा का स्कोर पहले इतना था, इतने में से आपको पास लाने थे, रैंकिंग लानी थी, अब इतने में से लानी है। इस योजना हेतु पात्रता को निम्नलिखित 2 भागों में, इसके 2 भागों में बांट दिया है, डायरेक्ट एंट्री चैनल और लेटरल एंट्री चैनल। डायरेक्ट मतलब सीधे हो जाएगा, और लेटरल यानी कि जो जैसे मंदिरों में नहीं होता है कि वीआईपी गेट से आप कुछ, उसकी एंट्री फीस है, दर्शन करवा देंगे आपको, और ऐसे ही सीधे जो लोग लाइन में लग के जाते हैं वो सीधे जाते हैं, तो ऐसे ही है ये भी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे बच्चे हैं IUCS, AIU, UGC, नेट, ये थोड़ा सा पढ़ के आएंगे आप लोग। अच्छा, इतना है इसका, कल कर लें इसको। जी मैम। यस मैम। धन्यवाद। मैम जो ड्राइव पर हायर एजुकेशन के है वो ओपन नहीं हो रही फाइल, बाकी दूसरी ओपन हो रही है बट हायर एजुकेशन की ओपन नहीं हो रही है। ओके, एक सेकेंड।